हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 42 टू सेक्शन 45। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 41, सेक्शन 41A, सेक्शन 41B, सेक्शन 41C, सेक्शन 41D। और आज हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 42 से लेकर सेक्शन 45 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन 42 में क्या है। सेक्शन 42, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। When any person who in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। इसमें एक आ गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, नॉन कॉग्निजेबल जो ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं होते हैं, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर कोई क्राइम कमिटेड और हैज़ अक्यूज्ड ऑफ कमिटेड नॉन, अगर वो नॉन कॉग्निजेबल कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उसे अगर फिर ऑफिसर उससे डिमांड करता है उसके नेम और रेजिडेंस के बारे में, तो अगर वो अरेस्टेड जो एक्यूज्ड पर्सन होता है अगर वो रिफ्यूज मतलब कि सही से अपना नाम और जो रेजिडेंस है उसका अगर वो नहीं बताता है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे। ठीक है, यह है 42 के क्लोज 1 में। 2 क्लोज 2 में एक आ गया है, when the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on his executing a bond with or without surety to appear before a magistrate if so required। इसमें एक आ गया कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है जो उसने नाम और रेजिडेंस अपना दिया है वो बिल्कुल सही है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको रिलीज कर दे बाय द बेल बॉन्ड, मतलब कि उसको बेल बॉन्ड इशू करना होगा पहले। ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटीज। और इसमें अगर उसको रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपियर करना है तो उसको वो मजिस्ट्रेट के सामने अपियर करेगा। ठीक है, इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, provided that if such person is not resident in India, the bond shall be secured by a surety or sureties resident in India। अगर जो पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई कमिट करता है ऑफेंस, तो उसको अगर उसको एग्जीक्यूट कर मतलब कि उसका अगर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना है तो उसको कोई जो उसमें श्योरिटी लगती है, श्योरिटी हमेशा जो रेजिडेंस के बेस पे लगेगी। जो क्लोज 3 में कहा गया है, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी ascertained within 24 hours from the time of arrest or should be failed to execute the bond or if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction। अगर जब उसको अरेस्ट किया जाता है और 24 घंटे में उसका मतलब कि कोई नेम और रेजिडेंस है जो उसको सही से एसेटेन नहीं किया जाता है, नहीं मिल पाता है, तो फिर तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, अरेस्ट करके रख सकती है। और अगर ये रिक्वायरमेंट है, अगर वो बेल बॉन्ड इशू करता है तो उसको सफिशिएंट श्योरिटीज देनी पड़ेगी, उसको वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, मतलब कि जो अरेस्टेड पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, अगर उसका जो 24 आवर्स के अंदर उसका जो नेम और डेजिग्नेशन है अगर वो एसरटेन नहीं होता है, ठीक है, उसको मतलब कि पता नहीं चलता है कि ये सही है या गलत है, तो फिर उसको अरेस्ट करेगी पुलिस। और अगर उसमें रिक्वायर्ड है कि उसको बेल लेनी है तो बाय श्योरिटीज उसको बेल दी जाएगी और फिर उसको वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ठीक है, बेल लेने के लिए। ये हमारा सेक्शन 42 हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं सेक्शन 43 पर। सेक्शन 43 में एक आ गया है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। मतलब कि इसमें एक आ गया कि इसमें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करता, इस सेक्शन 43 में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि वो कैसे हैं। Any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed or without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer or in the absence of a police officer take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station। इसमें एक आ गया कि एक जो प्राइवेट पर्सन होता है वो कब अरेस्ट करेगा एक एक्यूज्ड को, वो तब अरेस्ट करेगा जब कोई एक्यूज्ड पर्सन कमिट करता है कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कोई कमिट करता है। ठीक है, तो उसमें प्राइवेट पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो उसको अरेस्ट अपनी कस्टडी में ले सकता है। ठीक है, और फिर उसको वो बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर के उसको कस्टडी में दे देगा पुलिस ऑफिसर्स की। ठीक है, उसको पुलिस की कस्टडी में दे देगा। तो फर्स्ट क्लोज में सिर्फ ये कहा गया है। और सेकंड क्लोज है, if there is a reason to believe that such person comes under the provision of section 41, a police officer shall re-arrest him।
मतलब कि इसमें एक आ गया कि अगर सेक्शन 41 में उसने पहले भी कोई ऑफेंस कमिट किया था तो उसको फिर से पुलिस जो प्राइवेट पर्सन होता है उसको अरेस्ट करके कहाँ पर ले जाता है, पुलिस स्टेशन में। फिर उसको पुलिस देखेगी इसने पहले भी कोई क्राइम कमिट किया था तो उसको वो दोबारा रीअरेस्ट कर लेगी। ठीक है। क्लॉज 3, if there is a reason to believe that he has committed non-cognizable offence and he refuses to on the demand of a police officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released. इसमें एक आगे कि अगर जो पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है और अगर वो पुलिस ऑफिसर को अपना नेम और जो रेजिडेंस है उसका वो सही से नहीं बताता है, ठीक है, उसमें कोऑपरेट नहीं करता पुलिस ऑफिसर को, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे। और उसमें हमने सेक्शन 42 में बताया था ये बात कि उसमें अगर वो रेजिडेंस और अपना नेम नहीं बताता है और अगर उसने बताया अगर वो फॉल्स हैं तो फिर भी उसको पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये फॉल्स हैं तो फिर उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करके रख सकता है। ठीक है। और अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि भाई ये जो इसने ये इन्फॉर्मेशन दी है, अगर उसको ये लगता है कि इसने कोई क्राइम कमिट, ऐसा नहीं लगता है कि इसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, उसको ये अपीयर होता है तो फिर उसको वो रिलीज कर देगी। ठीक है। ये हमारा सेक्शन 43 हो गया कंप्लीट। सेक्शन 43 में सिर्फ ये कहा है कि एक जो प्राइवेट पर्सन होता है उसके पास क्या पावर होती है, ठीक है, उसको अरेस्ट करने की। और इसमें सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो प्राइवेट पर्सन होता है वो अरेस्ट करता है किसको, एक अक्यूज्ड को। अब हम आते हैं सेक्शन 44 पर। सेक्शन 44 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट लिखा है। इसमें मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करे। ठीक है। व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit that offender to custody। मतलब इसमें कहा गया कि अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट होता है तो फिर उसके पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करें। जो मजिस्ट्रेट है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशियल हो, इन दोनों के पास ये पावर होती है कि वो उसको अरेस्ट करें। ठीक है। और अगर उसके पास ये प्रोविज़न है कि वो बेल ले सकता है तो उसको बेल फर्निश की जाएगी। ठीक है। कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। और अगर वो नहीं करता है तो उसको कस्टडी में रखा जाएगा। सेकंड क्लॉज है इसमें, एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल में एट एनी टाइम arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। इसमें कहा कि जो मजिस्ट्रेट है चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, उसके पास ये पावर होती है कि वो अरेस्ट करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जुडिक्शन में ही उसको अरेस्ट करेगा। फर्स्ट क्लोज में भी यही है और सेकंड क्लोज में भी यही है। ठीक है। जो भी मैंने अभी फर्स्ट क्लोज बता दिया आपको, उसमें भी यही है कि वो अपनी जुडिक्शन के अंडर ही उसको अरेस्ट करेगा, उसके बाहर जाकर नहीं। ठीक है। और उसकी जो लोकल जुडिक्शन है ऑफ एनी पर्सन फॉर वॉज अरेस्ट इज कम्पिटेंट, मतलब कि वो डायरेक्शन देगा किसी भी पर्सन को जो कम्पिटेंट है उसको अरेस्ट करने के लिए। वो किसी को भी डायरेक्शन दे सकता है, किसी भी पुलिस ऑफिसर को या किसी पर्सन को भी वो डायरेक्शन दे सकता है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करके मेरे सामने अपीयर किया जाए। ठीक है। तो इसमें सेक्शन 44 में सिर्फ यही था। अब हम आते हैं सेक्शन 45 पर। सेक्शन 45 में कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, मतलब कि जो आर्म फोर्सेस होते हैं, जो किसी सेना दल में होते हैं, एयरफोर्स और आर्मी होती है, जैसे अगर उसमें होते हैं तो फिर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है अरेस्ट से, मतलब कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर। उसके लिए इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। फर्स्ट क्लोज में, notwithstanding anything contained in section 41 to section 44 both inclusive, no member of the armed forces of the Union shall be arrested for anything done for or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the central government। मतलब इसमें कहा गया है कि जो हमने सेक्शन 41 टू सेक्शन 44 तक हमने अभी तक जितने भी ये 4 सेक्शन देखे हैं, इनमें जो अरेस्ट का जो प्रोविजंस है सभी हैं, इनमें अगर कोई भी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके लिए जो पुलिस ऑफिसर है उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो अरेस्ट करेगा, तब तक वो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और सेक्शन फर्स्ट क्लोज में एक आ गया है।
सेकंड क्लोज है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन सबसेक्शन फर्स्ट शैल अप्लाई टू सच केसेस और कैटेगरी ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स charged with the maintenance of public order as may be specified therein, whether they may be serving and thereupon the provisions of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। मतलब कि इसमें कहा कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई आर्म फोर्सेज हैं तो फिर वो उसको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी में, ठीक है, उसी की टेरिटरी में कुछ लॉज बनाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि आर्म फोर्सेस को मतलब कि प्रोटेक्शन देनी है से अरेस्ट से या नहीं, ठीक है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स में अपने अपने कुछ लॉज बनाए होते हैं, कुछ रूल्स बनाए होते हैं जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि वो उनको मतलब कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस बने होते हैं, तो उसमें वो स्पेसिफाइड किए जाते हैं कि उनको अरेस्ट करे या नहीं करे बाय द पुलिस ऑफिसर। सभी स्टेट होती है वो स्पेसिफाइड करती है अपने कुछ प्रोविजंस। तो ये सेक्शन 45 था हमारा, और हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे सेक्शन 46 से और उसके आगे के सेक्शंस को, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।